दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों महज 2.5 महीने का वक्त है और खासकर मार्च का महीना एक ऐसा महीना जिसमें इस देश के अंदर वित्तीय वर्ष की समाप्ति और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का वक्त होता है। लेकिन अब वित्तीय वर्ष से, फाइनेंशियल ईयर से आगे जाकर यह महीना इस बात को भी तय करने जा रहा है कि क्या इस देश में अगले 5-10 सालों के बीच विपक्ष को सत्तासीन होने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। याद रखिए, मार्च का महीना अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने निकाल लिया तो तय मानिए कि यह दशक भी पूरा नरेंद्र मोदी की सरकार ने निकाल लिया। और इंडिया गठबंधन जो अभी कभी हिलता डुलता, कभी दरकता, कभी दरक चुका, अलग अलग तरीके से इंडिया गठबंधन की जो व्याख्या होती हुई दिखाई दे रही है, उस व्याख्या करने की भी जरूरत 31 मार्च के बाद आपके सामने शायद ही रह पाए। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में इतना मजबूत विपक्ष जनता ने पिछले 18 लोकसभा चुनाव में पहली बार दिया। किसी भी प्री पोल स्ट्रेटेजिक अलायंस को 234 सीटें कभी भी नहीं मिली थी, लेकिन वो 2014 में जनता ने दी। लेकिन वो विपक्ष सत्ता में आने की बजाय सब्र रखने की रणनीति पर, तो विपक्ष के कुछ दल सत्ता में आने की आतुरता दिखाने की रणनीति पर इस कदर भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस का मरसिया कुछ लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं। व्यावहारिकता में इंडिया अलायंस एग्जिस्ट कर भी नहीं रहा है। रणनीतिक तौर पर भी कहें तो इस अलायंस का दरक जाना संपूर्ण विपक्ष के हित में काफी हद तक दिखाई देता है। लेकिन दरकने के पहले क्या नरेंद्र मोदी की सरकार भी दरक जाएगी? याद रखिए, इसी तरह की परिस्थितियों में जैसे 240 सीटों वाली पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने 2024 में सरकार बनाई, लगभग इसी तरह की परिस्थितियों में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने सरकार बनाई थी। उनकी सीटों की संख्या भी तब इसी के आसपास थी। लेकिन नरसिम्हा राव के सामने सहूलियत यह थी कि उनके सामने कोई कंक्रीट अपोजिशन सरकार बनाने की स्थिति में आ ही नहीं सकता था। कैसे आता? 119 सीटों वाली भाजपा और तकरीबन 55 सीटों वाला लेफ्ट फ्रंट। भाजपा और वाम मोर्चा यानी 250 सांसद एक जगह इकट्ठे होते ही नहीं, तो वो कहावत ही चरितार्थ होनी थी उन 5 सालों में कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज 9 मन तेल भी है और सत्ता को अपने इशारे पर नचाने और सत्ता में परिवर्तन कराने की कुवत भी विपक्ष की है। लेकिन विपक्ष क्या 1999 की परिस्थितियों को याद कर हाथ जलाने से डर रहा है? 1999 की परिस्थितियां क्या थी और वही परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी क्या 2004 वाली परिस्थितियों को 2029 में देखने के लिए सब्र रख रही है? याद रखिए, 99 वाली गलती अगर कांग्रेस या विपक्ष का कोई भी दल करता हुआ दिखाई देता है तो यकीन मानिए दोस्तों 2004-2029 में नहीं दोहराया जा सकता। क्या गलती हुई थी 99 में? सुब्रमण्यम स्वामी की टी पार्टी, सरकार का समर्थन कर रही अन्ना द्रमुक और उसकी नेता जयललिता, इस पार्टी ने सरकार से अलग होने का फैसला लिया। और जब इस पार्टी ने सरकार को टाटा बाय बाय कहने का फैसला लिया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई। लेकिन वैकल्पिक सरकार बनाने को लेकर विपक्षी दलों में मतभेद थे। कांग्रेस के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने वाले दल। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा भंग हुई, करगिल हुआ और उसके बाद राष्ट्रवाद करगिल की घटना के बाद इस रूप में सामने आया कि अगले 5 सालों तक सत्ता का लाइसेंस अटल बिहारी वाजपेयी को जनता ने थमा दिया। और फिर 2004 में जो परिस्थितियां बनी उसमें न तो कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट जाता है कि उसने हरा दिया बीजेपी को, और न ही बीजेपी को परिस्थितियां बहुत ज्यादा सूट करती थी जिसमें उस सत्ता को रिपीट कर सके। क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने हराया था। कांग्रेस पार्टी की सीटें 114 से 145 इसलिए पहुंच गई थी क्योंकि आंध्र प्रदेश में उसकी सीटें 5 से बढ़कर 33 तक पहुंच गई थी। सीधे 28 सीटों का फायदा एक राज्य में ही हुआ था। चंद्रबाबू नायडू को हराने का काम जरूर कांग्रेस पार्टी ने किया था वाईएसआर के नेतृत्व में, लेकिन भाजपा को हराने में कांग्रेस ने अपनी ताकत लगाई और भाजपा को हरा दिया, ये तब भी नहीं हुआ था। आज की परिस्थितियां अलग हैं।
तब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जनरल कैटेगरी से आने वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में था। आज एक ऐसे नेता के हाथ में है जो मंडल कमीशन की ओरिजिनल लिस्ट से भले ही पिछड़ा ना हो, लेकिन खुद को पिछड़ा कह तो सकता है, क्योंकि उसके समुदाय को, उस नेता के समुदाय को बाद में पिछड़े वर्गों की ओबीसी की सूची में डाल दिया गया। और इस देश का सबसे बड़ा वोटर वर्ग जो हिंदी भाषी भारत की सियासत को 1990 के बाद से काफी हद तक एक ब्लॉक के रूप में प्रभावित करता रहा है, उस ब्लॉक को अंततः अपने नैरेटिव के साथ खड़ा कर पाने की स्थिति में वो खुद को पा रहा है। फिर छोड़ दीजिए उसके बाद कि अग्निवीर में छात्रों को नुकसान हुआ, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, महंगाई पहुंच गई, किसानों को कुछ नहीं मिला, ये सारी बातें एक तरफ और सामुदायिक चेतना और सांप्रदायिक चेतना का कॉकटेल एक तरफ। नरेंद्र मोदी का वो चेहरा जो हिंदुत्व की चाशनी में लपेटा हुआ मंडल चेहरा दिखाने की कोशिश की जाती है, अब तक बीजेपी इसमें कामयाब रही है 3 लोकसभा चुनाव से, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अपवाद स्वरूप हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को देख सकते हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं में डेंट लगाया और 272 से नीचे लाकर बीजेपी को पटका। लेकिन आज की परिस्थितियां वो नहीं है। आज की परिस्थितियां यही है कि कांग्रेस पार्टी को यदि 99 सीटें मिली, इंडिया अलायंस के दूसरे दलों को यदि 135 सीटें मिली, दर्जन भर ऐसे सांसद जो इंडिया अलायंस में नहीं थे बावजूद इसके नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में खड़े हैं, तब भला वैकल्पिक सरकार में दिक्कतें क्यों आ रही है? दिक्कतों का कारण जो भी हो, लेकिन अगर मार्च का महीना नरेंद्र मोदी ने निकाल लिया तो तय मानिए कि 29 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष के सामने अवसर नहीं बचेंगे। कैसे नहीं बचेंगे, अब जरा उसे भी देखते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी किस रूप में 2026 में आएगी, ये हम आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर यदि वो एनडीए में बने रह गए तो 2025 यानी इसी साल नवंबर के चुनाव के बाद क्या होगा, क्या सिंधेकरण होगा या कुछ और होगा, ये भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और यह भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी आगे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। ये तमाम परिस्थितियां एक तरफ है और इसके साथ जरा दक्षिण के मोर्चे पर देखने की कोशिश करें तो यह साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से केसीआर की पार्टी को पीछे करते हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बराबरी पर तेलंगाना में बीजेपी पहुंच गई, कहीं तेलंगाना दूसरा कर्नाटक तो नहीं बनते जा रहा है कि विधानसभा कोई जीते, लोकसभा में फ्रंट रनर तो बीजेपी ही रहेगी। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अगर कोई भी राजनीतिक दल इंडिया अलायंस का या इंडिया अलायंस के बाहर का दल जो विपक्ष में है, अगर इस मुगालते में है कि इस बार तो नरेंद्र मोदी की पार्टी को यानी बीजेपी को 240 पर लाया है, अगली बार तो 150 के नीचे ला देंगे, निश्चित तौर पर वो मुगालते में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य एक एक किले को हासिल करते जा रही है। उड़ीसा का किला हासिल किया, बिहार हासिल करने के करीब है यदि नीतीश कुमार नहीं संभले तो। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ घुस चुकी है। आंध्र में कांग्रेस की सरकार का फायदा लोकसभा में कांग्रेस को मिला भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी फ्रंट रनर बनी हुई है। महाराष्ट्र में अपने बूते आकर खड़ी हो गई। फिर कोई यह सोचे कि नरेंद्र मोदी सरकार को टिके रहने दे, और उस सरकार को टिके रहने देने के बाद आजकल जिस तरह से लाभार्थी चेतना डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में वोटर्स के मन मिजाज को प्रभावित करने की दिशा में एक सबसे बड़े टूल के तौर पर सामने आ गई है, तो फिर उस परिस्थिति में विपक्ष को राजनीतिक तौर पर इस देश में अब व्यवहारिक ही माना जाएगा, जो इतना सैद्धांतिक रवैया लेकर इस देश की सियासत के चाल चरित्र और चेहरे को बदलने का सपना पाल रखा हो। बात नरेंद्र मोदी की क्षमताओं की करें या नरेंद्र मोदी की कमजोरियों की करें, भारतीय जनता पार्टी की क्षमताओं की करें या संघ के द्वारा सेट किए जाने वाले नैरेटिव की करें, इन सब के सामने इंडिया गठबंधन के सभी दलों की साझा ताकत आज 13 जनवरी 2025 को जब हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ज्यादा है। लेकिन वो साझा ताकत जिसमें ममता बनर्जी की भी ताकत है, जिसमें रेवंत रेड्डी की भी ताकत है, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की भी ताकत है, और जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव की भी ताकत है। अब इस ताकत में से एक भी ताकत यदि कम होती है, एक भी पिलर इंडिया अलायंस का कमजोर होता है, तो 2029 का नतीजा आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। और याद रखिए
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 33 पर लाना और 33 पर लाने के बाद यह सोच लेना कि 2004 की तरह फिर 10 पर ला दिया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल, राजनीतिक जुआ होगा। जुआ इसलिए कि 2027 तो सामने है, 27 में क्या होगा। और अखिलेश यादव तो 2014 में मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक में, बावजूद 5 सीटों पर सपा कैसे सिमट गई थी और बीजेपी ने 71 का आंकड़ा कैसे छू लिया था। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी ने मार्च का महीना, बजट सेशन, मनी बिल की तकरीबन 125 डिमांड जिस पर अलग अलग वोटिंग होनी है, इन सब को पार कर लिया। तो फिर अगले 5 साल तक भूल जाइए। भूल इसलिए भी जाना पड़ेगा क्योंकि कौन जानता है शरद पवार की पार्टी के सांसद कब तक साथ है, कौन जानता है उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद कब तक किसी कथित गुवाहाटी मॉडल से दूर है, और कौन जानता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद कब कौन सा रुख करेंगे। एक नाथ शिंदे के हाथ से सत्ता और इकबाल दोनों जा चुका है। अजीत पवार के पास दिल्ली में ताकत नहीं है, लिहाजा उन्हें उसकी चिंता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को 240 के आंकड़े को 272 तक पहुंचाने या 72 के करीब तक पहुंचाने के लिए जिस जुगाड़ की जरूरत है, उस जुगाड़ टेक्नोलॉजी के लिए और उसे अचीव करने में मदद करने के लिए तो जांच एजेंसियां पहले से मौजूद है। जांच एजेंसियां गुवाहाटी मॉडल करा सकती हैं। अनिल देशमुख के खुलासे पर यदि यकीन करें तो जांच एजेंसियां पार्टी सत्ता, पार्टियों का निजाम सब कुछ बदलवा सकती हैं। तो इस देश में क्या विपक्ष के पास समय बीतने के साथ साथ अवसर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। 28 सांसद तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हैं। क्या इंडिया गठबंधन से कोई पहल हुई? और 28 की लीग में ही 7 एमपी की पार्टी अब एकनाथ शिंदे की पार्टी आकर खड़ी हो गई है। क्या उन्हें जोड़ने को लेकर कोई पहल हुई? चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार की राह देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कब कौन सा राजनीतिक फैसला लेंगे, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन, अपने राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने या तोड़ने के मामले में बिल्कुल माकूल वक्त पर वो फैसला ले सकते हैं। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी और उनके सांसदों की स्थिति भी वही है कि न खुदा मिला न विसाले सनम। अब इस गठबंधन में रहने से बड़ा फायदा क्या, लेकिन दूसरी तरफ वाले न्योता तो दें। उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जाता है कि वो इनको एकनाथ शिंदे को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उद्धव ठाकरे के लिए भी चुनौती बड़ी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर, महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह सत्ता में रहकर उद्धव ठाकरे के पोल प्रोस्पेक्ट को, उनके जनाधार को ही खुरच रही है। तो उद्धव ठाकरे को इस बात पर कभी आपत्ति भला हो नहीं सकती कि एकनाथ शिंदे किसी बड़े कॉज के लिए साथ लाए जाए। पहल कांग्रेस पार्टी को करनी होगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी हो, हेमंत सोरेन की पार्टी हो, सब के सब सरकार बनाने के लिए बैठे हुए हैं, सब के सब वैकल्पिक सरकार के लिए बैठे हुए हैं। और मार्च का महीना निकलने के बाद तो दिल्ली के पास, नरेंद्र मोदी के पास चुनौतियों का एक बहुत बड़ा जो अवसर दिखाई दे रहा है, चुनौती, एक बड़ी चुनौती जो दिखाई दे रही है, वो चुनौती सिरे से खत्म हो जाती है। फिर अगले मार्च में बजट होगा तो एक साल में क्या बीतेगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। याद कीजिए पीवी नरसिम्हा राव को, 1991 में खराब स्वास्थ्य वाले पीवी नरसिम्हा राव महज 232 सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर जब दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो कोई उन्हें एक साल से ज्यादा का समय नहीं दे रहा था। अधिकांश लोग उन्हें 1992 के राष्ट्रपति चुनाव तक के लिए और राष्ट्रपति भवन में जाने वाला कैंडिडेट मान रहे थे। अर्जुन सिंह और शरद पवार की महत्वाकांक्षाएं ऊपर तक आ रही थी, लेकिन क्या हुआ? शरद पवार रक्षा मंत्रालय से वापस महाराष्ट्र भेज दिए गए और अर्जुन सिंह को तो तिवारी कांग्रेस बनानी पड़ गई। कांग्रेस के अंदर नरसिम्हा राव साल दर साल पूरा करते चले गए, लेकिन जमीन पर नीचे कांग्रेस पार्टी का तंबू उखड़ता चला गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ यह है कि नरेंद्र मोदी भी नरसिम्हा राव की नीति पर तो चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन तंबू उखड़ने के बजाय वो तंबू आगे विस्तृत इसलिए होता जा रहा है क्योंकि संघ का एक पैरेलल समानांतर इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पर दिन रात जनमानस के भगवाकरण की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल करता जा रहा है। तो फिर
क्या 2029 तक के लिए सब्र रखना ये इंडिया अलायंस की चूक है या समझदारी है? सवाल यही है। अंततः अति आत्मविश्वास का शिकार होकर और बड़े निर्णय लेने के लिए जिस प्रकार के राजनीतिक कौशल की जरूरत होती है, वो कौशल भी है विपक्ष के पास। लेकिन नरेंद्र मोदी को वक्त देकर इस सत्ता को बनाए रखने में अपनी तरफ से शिथिलता का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से विपक्षी दल खामोश बैठे हुए हैं, उसके बाद कहा नहीं जा सकता कि जैसे हरियाणा हाथ से निकला, हाथ आई बाजी फिसली। महाराष्ट्र में तो बाजी हाथ में ही थी लेकिन फिसलने दिया गया। बिहार कभी भी फिसल सकता है। दिल्ली के बारे में 10 दिनों पहले तक जो आकलन थे वो आकलन अब किए नहीं जा सकते। तो फिर क्या इंतजार इसी बात का हो रहा है कि चारों तरफ से माहौल ऐसा बन जाए कि ममता बनर्जी की पार्टी का सियासी तंबू भी उखड़ने की नौबत आ जाए? विपक्ष एक एक कर अपने सूबों को गंवाता जाएगा और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के गिरने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और संघ के विस्तार की बदौलत अपनी सत्ता को कायम रखने में सफलता हासिल करती जाएगी। यही आज की सियासत है कि जब चेहरे की जरूरत थी 14 में तो नरेंद्र मोदी, जब संगठन की जरूरत है तो चेहरा सप्लीमेंट्री, और मेन कोर्स जो दिया जा रहा है वो संगठन और संघ के चुनावी हिंदुत्व का। और इन दोनों ही परिस्थितियों में जब नेता और संगठन एक दूसरे के पूरक बनने की स्थिति में, कभी एक आगे तो दूसरा पीछे, कभी दूसरा आगे तो पहला पीछे, उस नीति पर जब पूरा संघ परिवार और बीजेपी चलती हुई नजर आ रही है तो आगे फिर विपक्ष के लिए बचता क्या है? विपक्ष के लिए सिर्फ मार्च तक का वक्त है कि सरकार से मुक्ति दिलाकर वो खुद अपनी सरकार बना ले, और अपनी सरकार बनाने में कामयाबी के लिए सत्ता अपने अंतर विरोधों से गिरेगी। ये रटे रटाए जुमले से विपक्ष को दूर भागना होगा, क्योंकि अंतर विरोध तब होते हैं जब कोई पार्टी 160 180 एमपी पर होती है। 240 की सत्ता जिसे 32 की जरूरत है वो अंतर विरोध में फंसेगी या 40 को 72 करने की स्थिति में आगे बढ़ेगी। इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, रीड कर सकता है कि परिस्थितियां किस दिशा में जा रही है। बजट सेशन तक इंडिया गठबंधन के सामने ये एक बड़ा अवसर भी है, बहुत बड़ा मौका भी है कि अंतर विरोधों को, अपने अंतर विरोधों को दूर करते हुए एक कॉमन प्लेटफॉर्म किस देश में वैकल्पिक सरकार बनानी है, उस दिशा में कोई कंक्रीट फैसला लेकर आगे बढ़े। नीतीश नायडू और शिंदे को कैसे लाया जाए इसकी भूमिका तैयार करें। दही चूड़ा भोज से पटना में कोई नेता वापस नहीं आएगा। चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ इस उम्मीद में कि नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएंगे, ये भूल राजनीतिक तौर पर कोई नासमझ व्यक्ति ही कर सकता है। और एकनाथ शिंदे जिनकी पार्टी को बनाने में, गुवाहाटी मॉडल करने में जिस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ, फिर कोई भूल ही जाए कि बिना पहल और बिना गारंटी के वापस वो विपक्षी खेमे में आने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये भूल कौन कर रहा है? क्या इंडिया अलायंस के क्षेत्रीय दल कर रहे हैं या इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी कर रही है? इस सवाल का जवाब भी अगले 2 महीने में मिल जाएगा। देखते जाइए मार्च तक के वक्त का विपक्ष किस प्रकार से इस्तेमाल करता है और सत्ता पक्ष किस प्रकार से इस्तेमाल करता है। विपक्ष के लिए अवसर और चुनौती दोनों है, तो नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ी चुनौती के साथ साथ बड़ी बाधा को पार कर लेने वाला मौका भी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।